वालेकुम डॉक्टर मरियम, कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी डॉक्टर मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो चेक करते ही ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मरियम, हमने जो डीजी खान के लिए फिजिक्स क्लासेस चूज किए ना, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होगा, ठीक है? ताकि तब तक हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और हम उसको फिजिकली क्लासेस वाइंड अप कर लें। फिर उसके बाद ऑनलाइन बचेंगी सितंबर की, फिर सारी वो ऑनलाइन होंगी। तो इंशाल्लाह मैं जो डेज दूंगा आपको, वो मैं आपसे अगेन शेयर कर लूंगा। मुझे बस ये बताओ, सितंबर में या एंड ऑफ अगस्त में कोई डीजी खान में पेपर वगैरह के इश्यूज तो नहीं है ना, किसी बच्चों के इस तरह करे, वरना मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो। सही है सर सर। सितंबर में सही है। फिर अगस्त में शायद थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी हो जाए। सितंबर में सही है फर्स्ट। ठीक है। सितंबर या एंड ऑफ अगस्त मैडम, दोनों आप नजर में रखिएगा, क्योंकि मैं अगेन 10 दिन 15 दिन के लिए आऊंगा, तो कोई भी मैं आपको रैंडम दे दूंगा, ठीक है? अब मेरे ख्याल से हम 5-10 मिनट फिर वेट करते हैं बच्चों का, ताकि बच्चे आ जाएं, फिर हम इसको प्रॉपरली आगाज करते हैं। मेरे ख्याल से क्लास का आगाज करते हैं, और बाकियों का जो है हम आहिस्ता आहिस्ता आते ज्वाइन करेंगे, वरना ये है कि रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल जाएंगी। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो हो रही है? और लास्ट हमने 3-4 चैप्टर्स किए थे, और वो भी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दे दी थी। तो इसमें से मुझे बताएं कि अभी आपको ये चैप्टर नंबर 5 शो हो रहा है? ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन है। और हाँ, उससे भी पहले जो कराची के लिए फिजिकल क्लासेस हैं, कराची के लिए फिजिकल क्लासेस एंड ऑफ जुलाई, इसी जो वीक आ रहा है, इसी में मैं रखूंगा। और मैं उन दोनों को अपडेट दे दूंगा, जो भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं। 3 हैं कराची के और एक मेरे ख्याल से हैदराबाद से। तो उन चारों को मैं डेट दे दूंगा, और 1 या 2 दिन पहले मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? और इंशाल्लाह वही क्लासेस उनकी मैं रिकॉर्ड करवा के, बाकी जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनलाइन के लिए, मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्लास का स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी का लास्ट सेशन में से क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगाज कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन हम पहले भी डिटेल में पढ़ के आए हैं, हम फिर से उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जॉइंट मोबिलाइजेशन हो या मैनिपुलेशन हो, उसकी इंडिकेशन जो है हमारे पास सिर्फ दो है। नंबर 1 इंडिकेशन हाइपोमोबिलिटी है, और नंबर 2 इंडिकेशन उसकी माइल्ड पेन है। मोबिलाइजेशन फिर भी बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, लाइक हाइपोमोबिलिटी के अलावा पेन में भी इंप्रूव करते हैं, एक्यूट रेडिकुलोपैथी में भी देते हैं।
मोबिलाइजेशन। लेकिन जो मैनिपुलेशन है, जिसको हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट कहते हैं, वो जो है वो एक्यूट रेडिकुलोपैथी में नहीं दे सकते, लेकिन मोबिलाइजेशन पेन में भी देते हैं, ग्रेड 1-2 मोबिलाइजेशन, और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो ओएमपीटी, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी या कोई भी मैनुअल थेरेपी की प्रैक्टिस हो, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा। एंड की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट मोबिलाइजेशन से बेसिकली होता क्या है, एक तो आपका ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव हो जाता है, और मोबिलाइजेशन की जो भी ज्वाइंट हाइपोमोबाइल है वो मोबिलिटी भी गेन हो जाती है। ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन करते वक्त जो प्रैक्टिशनर है, जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, या जो भी प्रैक्टिशनर है, वो यूजुअली पहले पेशेंट के रेस्पॉन्सेस और कंडीशन को जरूर डिटेक्ट करता है। कंडीशन को डिटेक्ट मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हाइपर मोबाइल होती तो हम जाहिर सी बात है वहां पे हम मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर कहीं पे बहुत ही सीवियर स्टेजेस हैं, मतलब एक सीवियर स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हम बिल्कुल लो इंटेंसिटी चूज करते हैं। तो आउटकम और पेशेंट की कंडीशन देखकर ही हम मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन। ये हम 2-3 जगह पे पॉइंट्स पढ़ के आए हैं। मैनुअल थेरेपी टेक्निक, ये जो हम जॉइंट मोबिलाइजेशन की हम बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है नॉर्मल जॉइंट मोशन को रिस्टोर करना, पेन को इम्प्रूव करना या कम करना, जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करना, और ओवरऑल जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रोमाइज करना। ठीक है। और मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन में हम बहुत बार डिफरेंस देख चुके हैं कि मोबिलाइजेशन में हम रिदमिक ऑसिलेशंस देते हैं, स्लाइट पैसिव फोर्सेस होते हैं, दोनों पैसिव हैं, और मैनिपुलेशन में हम थ्रस्ट देते हैं या जॉइंट को एंड रेंज से बाहर लाते हैं। और मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन से होता बेसिकली क्या है, पेन के अलावा भी जो चीजें, हाइपोमोबिलिटी तो गेन हम करते हैं, मतलब हाइपोमोबिलिटी से हम बच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर टाइट होती है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ज्वाइंट कैप्सूल या सॉफ्ट टिश्यू है, उनमें भी बाकायदा मूवमेंट क्रिएट होती है, और उनमें भी बाकायदा लेंथनिंग आ रही होती है। ओके। ओवरऑल ज्वाइंट मोबिलाइजेशन को अगर हम समराइज करें तो वैल्यूएबल थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, जो बड़ा की रोल प्ले करते हैं आपकी ज्वाइंट फंक्शन को और मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, अगर सही स्किल्ड और सही बंदा उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। नंबर 2 हेडिंग है हमारे पास, ग्रेड्स ऑफ ज्वाइंट मोबिलाइजेशन। अब ग्रेड्स ऑफ ज्वाइंट मोबिलाइजेशन, ग्रेड्स ऑफ ज्वाइंट मोबिलाइजेशन हम बहुत बार पढ़ के आए हैं कि ग्रेड जो डिवाइडेड है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस। अगर आप किसी भी ज्वाइंट की इनिशियल रेंजेस निकालते हो, मिड रेंज निकालते हो, तो डिपेंड करता है कि ग्रेड आप कहाँ पर दे रहे हो। अगर उनकी इनिशियल रेंजेस पे आप ग्रेड अप्लाई कर रहे हो तो वो ग्रेड 1-2 में आता है। अगर आप मिड रेंज या मिड रेंज से बाहर चले जाते हो तो ग्रेड 3-4 भी आ जाता है। अगर आप उसकी एंड रेंज तक जाते हो या एंड रेंज को क्रॉस करते हो तो ग्रेड 5 आपका आ जाता है। और इन सब ग्रेड्स के ना मकसद होते हैं। जैसे पेन में हम सिर्फ ग्रेड 1-2 देते हैं, लेकिन ग्रेड 3-4 देते हैं जहां पे हमने रेंजेस को हासिल करना हो या हाइपरमोबिलिटी को कम करना हो, तो वहां पे। और ग्रेड 5 तो आपका ऑलरेडी मैनिपुलेशन है। इफ द पेशेंट सिम्टम आर एसोसिएटेड विद स्लाइट और सिग्निफिकेंट हाइपर मोबिलिटी, अगर किन पेशेंट्स में सिम्टम्स जो है उनकी रेलेवेंट है, जहाँ पे हाइपर मोबिलिटी को बाकायदा नोट डाउन किया गया है, तो वहां पर प्रोबेबली हम ये जो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन है ये हम ना अप्लाई करें, हम कोई अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। या जो कंप्लीट इनस्टेबिलिटीज हैं, लाइक डिसलोकेशन हो गया, लिगामेंटस लैक्सिटी हो गया, तो वहां पे जाहिर सी बात है आपको बाकी मेडिकल इंटरवेंशन दरकार होता है। हम सबको पता है कि आपकी जो हाइपर मोबिलिटी है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है। तो ये चीजें भी हमने मद्देनजर रखनी है कि अगर कहीं पे पेशेंट की सिम्टम जो है वो हाइपर मोबिलिटी की तरफ जा रही है, या पेशेंट डिसलोकेशन के साथ आता है, तो वहां पे हम जो मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाता है। अगर हम गोल्स की बात करें तो प्राइमरीली गोल हमारा है ज्वाइंट हाइपरमोबिलिटी को कम करना, मोबिलिटी को प्रमोट करना, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, पेन और स्टिफनेस को कम करना, ये इसके प्राइमरीली गोल्स हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। हम रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन करते हैं, एक मोबिलाइजेशन अमूमन हम क्लोज पेक पोजीशन में बहुत ही कम अप्लाई करते हैं, लेकिन समटाइम हम करते हैं। रिलैक्सेशन पोजीशन होता है ग्रेड 1-2 की मोबिलाइजेशन, लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में। अब हम सबको पता है कि 3 तरह की ज्वाइंट की पोजीशंस होती हैं, रेस्टिंग पोजीशन है, क्लोज पेक है, और आप उसको ओपन पेक, लूज पेक को ओपन पेक का नाम दिया जाता है। और क्लोज पेक में हम बहुत ही कम मोबिलाइज करते हैं। तो अगर किसी भी ज्वाइंट को रेस्टिंग पोजीशन में अगर आपने लाना है ना, तो लाजमी नहीं है कि आप उसको
उसके क्लोज पेक पोजीशन से थोड़ा सा कम ले आए। फॉर एग्जांपल मैं सर्वाइकल की रेस्टिंग पोजीशन आपको रिस्ट की पोजीशन बता रहा हूं। जब आप रिस्ट को स्लाइड एक्सटेंशन में लेके जाते हो तो वो ऑलरेडी क्लोज पेक पोजीशन से थोड़ा सा कम पोजीशन में आ जाता है, जिसको हम रेस्टिंग पोजीशन कह सकते हैं। तो रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें जॉइंट आपका मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, मतलब आप समझे कि पोजीशन ऑफ द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को प्रॉब्लम बिल्कुल कम हो, वो पोजीशन उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट या रेस्टिंग पोजीशन कहलाती है। और जो क्लोज पेक पोजीशन है, जब आपकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर इतनी जस्ट लाइक आप जब आप सर्वाइकल को गर्दन को 10 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंशन में लेके जाते हो तो वो उसकी क्लोज पेक पोजीशन हो जाती है। इसीलिए हम क्लोज पेक पोजीशन में बहुत ही कम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरी है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जब स्ट्रक्चर को आप स्ट्रेच करोगे, और हम सबको पता है हम किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करते हैं रेस्टिंग पोजीशन में। कभी भी क्लोज पेक पोजीशन में आप किसी भी जॉइंट को या बोन को स्ट्रेच नहीं दोगे, क्योंकि वहां पे वो ऑलरेडी टाइटली पैक्ड होते हैं। आप उसको खिंचाव नहीं दे, खिंचाव देने के लिए, स्ट्रेच देने के लिए आपने पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे लाना है, ठीक है। और फिर आपके पास मैनिपुलेशन है जिसको क्विक मोबिलाइजेशन का आप नाम देते हो, और उसमें हाई वेलोसिटी ग्रेड देते हो। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड या फोर्स ट्रैक्शन है, लेकिन किस में? एक्चुअल रेस्टिंग में। इसीलिए क्लोज पेक पोजीशन में हम अमूमन अवॉइड करते हैं मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को, सिंपल। फिर हमारे पास पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन है। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन एक ऐसी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक है जो हम पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ज्वाइंट फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। कैसे? उसमें पैसिव मूवमेंट्स अप्लाई करते हैं अफेक्टेड ज्वाइंट्स के ऊपर। हम सबको पता है कि एक हमारे पास मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसिव मूवमेंट्स होती हैं वो भी तो मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ज्वाइंट मूव नहीं कर पा रहा, अब उसकी मूवमेंट्स तो करानी है, पैसिव मूवमेंट्स तो करानी। तो जो आपकी पैसिव मूवमेंट्स हैं वो कराने के दो मकसद होते हैं। एक पर्पस होता है कि वहां पे प्रेशर सोर्स कॉन्ट्रैक्चर वगैरह डेवलप ना हो। दूसरा पर्पस क्या होगा? कम से कम ज्वाइंट की मोबिलिटी बरकरार है, ज्वाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स की तरफ डेवलप ना कर दे। तो स्पेसिफिक ऐसी टेक्निक्स हैं जो पेन रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम देख रहे हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड अगेन बाय द फिजिकल थेरेपिस्ट, द अदर मैनुअल थेरेपिस्ट एज वेल, और जो कि उनका कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट का जो है पार्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट हैज अ सीवियर पेन और अदर सिम्टम, एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको सीवियर स्पाज्म है या सीवियर पेन है और उसको स्पाज्म है अच्छा खासा, लाइक पेरेस्थीसिया है, रेंज उसकी रिस्ट्रिक्टेड है, मस्कुलोस्केलेटल स्टिफनेस है वगैरह वगैरह। इन कंडीशन में आप क्या करोगे? आप ज्वाइंट मोबिलाइज तो कर नहीं पाओगे, तो पेशेंट को सबसे पहले ज्वाइंट को हमने कंफर्म करना होता है कि कौन सा अफेक्टेड है, और फिर ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग टेक्निक। अब वो जाहिर सी बात है अप्लाई बियर नहीं कर पाएगा। एक पेशेंट आपके पास सीवियर स्पाज्म के साथ मसल आता है तो आप उसमें ट्रैक्शन या ग्रेड 3 वगैरह तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नीड क्या है? यहाँ सबसे ज्यादा नीड है पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना। जब आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाते हो, किसी भी वजह से पेशेंट को पहले पोजीशन में ले आए ताकि पेशेंट रिलैक्स कर जाए, उसकी स्ट्रक्चर रिलीज करें, फिर आप उसको एमएफआर का ट्रीटमेंट वगैरह दे, तो ये सारे के सारे पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन में आते हैं। और जिसका पर्पस क्या होगा कि पेन कम करना, मसल गार्डिंग को रिड्यूस करना, उसमें प्रोमोट रिलैक्सेशन को प्रोमोट करना, ताकि पेशेंट जो आपकी जॉइंट है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसके ऊपर ना है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है ये पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन में आती हैं। इसमें हम स्मॉल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स भी समटाइम देते हैं मोबिलाइजेशन जिस तरह टेक्निक्स होती हैं। उससे क्या होता है कि जॉइंट के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जॉइंट के कैप्सूल्स में जो मौजूद होते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज में जो मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं? पेन सिग्नल को इनहिबिट करते हैं। जब पेन सिग्नल इनहिबिट हो जाएगा तो पेशेंट को पेन कम फील होता है। जस्ट लाइक पेन गेट थ्योरी, आपका जो टेंस मशीन है वो भी यही करता है। टेंस क्या करता है? सराउंडिंग स्ट्रक्चर को वाइब्रेट कराता है, स्टिमुलेट कराता है बेसिकली, लेकिन नर्व के थ्रू। और हम क्या कराते हैं? मैनुअली पैसिव के थ्रू। तो अगर पैसिव मैनुअली कर रहे हो, पैसिवली कर रहे हो, तो वो पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन है। अगर मॉडलिटीज के साथ करते हो जस्ट लाइक आपका टेंस वगैरह है। पेन रिलीफ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है जिसमें हम मैनुअल थेरेपी की टेक्निक ही है, लेकिन यहाँ पर हम मोबिलाइजेशन के साथ साथ ट्रैक्शन ऐड करते हैं। मतलब पहले हम स्मॉल ज्वाइंट्स को या जो भी ज्वाइंट्स है पहले उसको ट्रैक्शन देते हैं, फिर मोबिलाइज करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले ये कॉन्सेप्ट होता था मोबिलाइजेशन के साथ ट्रैक्शन को ऐड करना। अब फॉर एग्जांपल रेमेटेड आर्थराइटिस वगैरह के जो केसेस होते हैं, इन केसेस में आपके पास सामने क्या हो रहा होता है कि पेशेंट को डायरेक्ट मोबिलाइज करने से पेशेंट को अच्छा खासा पेन होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मोबिलाइज नहीं कर सकोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे? पहले थोड़ी सी उसमें ट्रैक्शन दोगे ताकि थोड़ा सा पेन कम हो जाए, उसके बाद आप पेन उसके लिए आप फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन करते हो। तो ऐसी मैनुअल थेरेपी टेक्निक जिसमें मोबिलाइजेशन के साथ ट्रैक्शन को मिला दिया जाता है पेन को कम करने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं पेन रिलीफ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। नाम ही बताता है पेन रिलीफ, पेन को खत्म करने के लिए, ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, पहले ट्रैक्ट करके मोबिलाइज करना।
ये इसके ज्यादा इफेक्ट स्मॉल जॉइंट्स पे, जस्ट लाइक आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का केस आ जाए, तो कभी भी आप डायरेक्टली फिंगर्स को मोबिलाइज ना करें, पहले आप फिंगर्स के लेवल पे उसको फिंगर्स को थोड़ा सा ट्रैक्शन दे, ट्रैक्शन करके जब आप उसको मोबिलाइज करेंगे तो पेशेंट को पेन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आर्थराइटिक चेंजेस की वजह से वहां पे जॉइंट स्पेस कम है। जब जॉइंट स्पेस कम होगा तो वहां पे डायरेक्टली मोबिलाइज करना पेनफुल हो सकता है। जिस लाइक आप लोगों ने देखा होगा नी को भी इस तरह ट्रीट किया जाता है, जब नी में स्पेस कम हो जाए तो डायरेक्ट वहां पे मोबिलाइज करना कैन बी डेंजरस। तो वहां पर पहले नी को ट्रैक्शन दिया जाता है। सेम फॉर्मूला फॉर द लार्जर जॉइंट्स, सेम फॉर्मूला फॉर द अदर जॉइंट्स, और पर्पज यही होगा पेन को कम करना और आपकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना। और ट्रैक्शन बेसिकली क्या करेगी, ट्रैक्शन बेसिकली जॉइंट सरफेसेस को डीकम्प्रेस करेगी। डीकम्प्रेस मतलब कंप्रेशन को खत्म करना। मैंने पहले भी बताया हुआ ये वर्ड, जिस वर्ड के आगे डी लगता है वो आगे डी री एवोल्यूट, दोबारा री लगना मतलब दोबारा को इंडिकेट करता है, री एवोल्यूट, री असेस, रिसाइट, रिपीट। लेकिन जब डी वर्ड लगता है उसको खत्म करना, डिलीट मतलब जो चीज है उसको खत्म करना, डीकम्प्रेस मतलब जो चीज कंप्रेशन है उसको खत्म करना। जो कंप्रेस ज्वाइंट होगा उसकी कंप्रेशन खत्म कैसे होगी, उसके ऊपर ट्रैक्शन देके। ठीक है, तो ट्रैक्शन क्या करती है, बेसिकली ज्वाइंट को कम डीकम्प्रेस करती है। जब ज्वाइंट डीकम्प्रेस होगा उसकी कंप्रेशन खत्म होगी तो स्पेस ज्वाइंट कैप्सूल या ज्वाइंट सरफेसेस में क्या होगा, जनरेट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप उसमें डीकम्प्रेशन कर रहे हो, और अल्टीमेटली प्रेशर रिड्यूस होगा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, नर्व कॉम्प्रोमाइज है, ब्लड कॉम्प्रोमाइज है, एक्सेट्रा। और ट्रैक्शन और डीकम्प्रेशन में क्या फर्क है, ट्रैक्शन फुल एक्सट्रीमिटी लेवल पे होता है, डीकम्प्रेशन या डिस्ट्रैक्शन जो है वो सरफेसेस लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का पूरा बाजू जब खींचते हो तो वो ट्रैक्शन में कहलाता है, क्योंकि आपने पूरे बाजू पूरी एक्सट्रीमिटी को टारगेट किया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द जॉइंट सरफेसेस, इट कैन बी डिनोटेड या इंडिकेटेड बाय द वर्ड डीकम्प्रेशन और डिस्ट्रैक्शन। अच्छा जी, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है। रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन से डिफर करती है ग्रेड्स में। जो पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन है वो ग्रेड 3 को ज्यादा इंडिकेट करता है, लेकिन ये ग्रेड 1-2 है। इस रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन में क्या होगा कि हमने सिर्फ रिलैक्स किया, उसको डायरेक्शन दिया, बगैर किसी मोबिलाइजेशन के हम उसको रख देंगे फिलहाल। तो ये ग्रेड 1-2 जो मोबिलाइजेशन है ये रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन में आता है। तो जो जोन होता है सिलेक्ट जोन, जिसमें पेशेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, वहां पर लाके हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होगा, सिंपल। तो मतलब किसी चीज को रिलैक्स किया, जस्ट लाइक या तो उसकी पोजीशन में ले आए या उसको थोड़ा सा ट्रैक किया, लेकिन बगैर मोबिलाइजेशन किए उसको ट्रैक करके कुछ से देर के लिए सस्टेन करोगे तो वो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये भी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक है, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन, रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए, मसल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, इस तरह करके। फिर रिलैक्सेशन ट्रैक्शन है, वही कॉन्सेप्ट है कि पहले आप ट्रैक करते हो और फिर कुछ सेकंड के लिए रखते हो, और अल्टीमेटली रिलैक्सेशन के लिए आप उसको रेस्टिंग पोजीशन या एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में ले आते हो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे अर्ली स्टेजेस में, लेकिन अब जो एडवांस लेवल में अब कंबाइंड मूवमेंट यूज होती है, मतलब अब कंबाइंड अप्रोचेस यूज होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स होती है, एक टेक्निक अब कोई अप्लाई नहीं करता। लाइक हम भी देखते हैं कि ग्रेड 1-2 मोबिलाइजेशन को स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं करता, या तो हम ट्रैक्शन के साथ करते हैं या मोबिलाइजेशन के साथ करते हैं, लाइक एमडब्ल्यू में हो गया, एक्सेट्रा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच मोबिलाइजेशन बहुत कम है, आर रेयर बट इंक्लूडेड है। और क्या होगा, इस टेम्परली ये सोरनेस करा सकता है, डिस्कम्फर्ट करा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्ट्रक्चर ज्वाइंट सर्फेसिस को जो महदूद 10 सेकंड 8 सेकंड के लिए कहा गया, उससे जब एक्स्ट्रा आप उसको ट्रैक्शन देते हो तो वो सोरनेस ओवर यूज हो गया आसान लफ्जों में, तो वो सोरनेस से डिस्कम्फर्ट करवा सकता है। अब अगर आप ये पिक्चर देखें, इसमें यूजुअली मोबिलाइजेशन ट्रैक्शन के साथ मोबिलाइजेशन हो रही है, तो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। जो पिक्चर आपके सामने राइट साइड है, जिसमें मैंने राइट हैंड के थ्रू सिर्फ एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ सर्वाइकल के ऊपर है, इस पोजीशन ये बेसिकली डिनोट करती है कि पहले आप इसको अपवर्ड थंब की तरफ क्रेनियली उसको डिपार्ट करते हो, ट्रैक्शन देते हो, और उसके बाद आप इसको किसी भी मूवमेंट में ले जा सकते हो। ठीक है, अगर आप पिक्चर नंबर राइट साइड वाली देखिए, जिसमें एक हाथ से हम उसको मैं उसको डिपार्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं न्यूट्रल पोजीशन में लॉन्गिट्यूडनली उसको काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एट एनी लेवल, सर्वाइकल C3-4 हो सकता है, 6-7 हो सकता है, वट एवर। और दूसरा हाथ सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। अब इसका राइट साइड वाली जो पिक्चर है, एक हाथ से जो मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है,
इसी ट्रैक्शन को सस्टेन करते हुए आप इसको कोई भी मूवमेंट में लेके जा सकते हो। लेट सपोज अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं तो वो एक्सटेंशन कहलाएगी। उसी तरह अगर आप दूसरी पिक्चर देखो तो उसमें मैं दोनों हाथ से पहले डिस्ट्रैक्शन दे रहा हूँ और फिर मैं इसको किसी भी मूवमेंट में लेके जा सकता हूँ। तो एक तरफ हमारे पास स्ट्रेच मोबिलाइजेशन है और एक तरफ हमारे पास ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है। एक जगह मैं सिर्फ उसको रिलैक्स कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रैक्शन दे रहा हूँ और सस्टेन कर रहा हूँ फॉर अ फ्यू सेकंड। एक तरफ मैं उसको ट्रैक्शन भी दे रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन भी दे रहा हूँ, साथ साथ उसको मैं मूवमेंट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, और दोनों मूवमेंट्स पैसिव होंगी। यही आगे आपके पास स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, वही बात है। ट्रस्ट अभी तक हम अप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पे जो मेन बात है वहां पे ये लाइन आप पढ़िएगा, अ कॉमन मिसकंसेप्शन अमंग द मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिशनर इज दैट मैनिपुलेशन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। काफी लोग समझते हैं कि मोबिलाइजेशन जो स्ट्रेच हम दे रहे हैं उसको जब कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद उसका मैनिपुलेट भी ज्वाइंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत है। इससे मैं आपको एक चीज कंफर्म करूंगा, जब तक आप किसी जॉइंट की एंड रेंज पे नहीं पहुंचते आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो इट इज अ ट्रू दैट अ प्रैक्टिशनर फर्स्ट कंफर्म दैट पेशेंट कैन सेफली टॉलरेट अ लो फोर्स मैनिपुलेशन। पहले आप पेशेंट में ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन फोर्स जब देंगे पेशेंट बियर कर सकता है, उसके बाद ही आप करोगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मैनिपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उसकी एंड रेंज है। जब तक फेसेट लॉक नहीं होंगे आप अनलॉक नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिस तरह हमने सीखा था सर्वाइकल के लिए स्लाइट एक्सटेंशन करवा के आप साइड फ्लेक्शन करवा के कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन कराते हो, ये एक स्पेसिफिक उसकी पोजीशन है। ठीक है, ओवरऑल मैनिपुलेशन जो भी टेक्निक्स हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल थेरेपेटिक इंटरवेंशन दैट कैन प्ले अ की रोल इन रिलीविंग पेन। मतलब ये कह रहा है ओवरऑल मैनिपुलेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी गलत है, बहुत इफेक्टिव है पेन को कम करने के लिए, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप उसको सेफ हैंड सेफ प्ले की तरफ लेके जाते हो, व्हेन परफॉर्म्ड बाय द स्किल्ड एंड ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जब आपका स्किल अच्छा हो जाता है तभी वो ट्रेनर जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है वो अप्लाई कर सकता है। मैनिपुलेशन कैन प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट बेनिफिट एंड सपोर्ट ऑप्टिमल अप टू मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड वेलबींग। जिन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स होती है उनमें बेनिफिट्स तो ये दे सकता है, लेकिन जब भी आप किसी स्किल्ड या ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ये चीजें अप्लाई करवाते हो, ये बात पेशेंट्स के लेवल पे हो रही है। ठीक है, अब पिक्चर नंबर अगर आप देखें तो राइट साइड वाली जो पिक्चर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कपिंग मैनिपुलेशन है और हमने ये की हुई है। यहाँ पे एंड प्लेसमेंट मिडिल थोरेसिक के लिए, लेकिन आप इसको यूजुअली मैंने जो गाइड किया वो लोअर थोरेसिक पे किया हुआ है। नंबर 2 पिक्चर जो दरमियान वाली है ये स्केपुलोथोरेसिक जंक्शन के लिए था, स्केपुलोथोरेसिक रिलीज के लिए और स्केपुलोथोरेसिक थ्रस्ट के लिए। और यहाँ पर गलती सिर्फ गलती नहीं है, यहाँ पे जो एक चीज रहेगी वो ये कि उस पेशेंट के लेफ्ट एल्बो को भी मैंने स्टेबलाइज करना है जब मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये तो बेसिकली डेमो है। और जो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर है लास्ट वाली, वो भी पेशेंट की थोरेसिक सेगमेंटेड मैनिपुलेशन है बाय जस्ट प्लेसिंग ए स्मॉल टॉवल और कुशन ओवर द थोरेसिक स्पॉट। थेरेपिस्ट अपनी चेस्ट और पेशेंट की थोरेसिक के दरमियान कुशन या फर्म रोलर नहीं या कोई टॉवल या कुशन प्लेस करता है। उसके बाद पेशेंट ने दोनों अपने हाथ इंटरलॉक करने हैं एट द लेवल ऑफ नेक, और फिर थेरेपिस्ट की दो एंड प्लेसमेंट है, या तो थेरेपिस्ट दोनों हाथ पेशेंट के हाथ के ऊपर रखे या पेशेंट्स के फोरआर्म के ऊपर रखे। पहले ब्रीद इन, जिस तरह इन्होंने फोरआर्म पे ऊपर मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। फर्स्ट ब्रीद इन में पेशेंट को बिल्कुल आप आगे पीछे थोड़ा बहुत पुश करते हो, अपनी तरफ पीछे की तरफ ले आते हो ताकि पेशेंट थोड़ा सा इजी हो जाए। पेशेंट की गर्दन फ्लैक्स होगी, उसके एल्बोज, उसकी जो पोनियां हैं वो थोड़ी बहुत स्लाइडली बंद होगी जिस तरह आपको दिख रहा है। इसके बाद सेकंड ब्रीद इन करके पेशेंट को कोई कमांड नहीं देना, पेशेंट को कहना है कि टेक अ डीप ब्रीथ। जैसे ही पेशेंट ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करता है, आपने पेशेंट को दोनों फोरआर्म पे जहां पे प्लेस किया हुआ उसके बल पेशेंट को पीछे लाके उठाना है ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर उठाओगे आप भी पीछे नहीं जाओगे तो आपका जो कुशन प्लेस्ड होगा वो थोरेसिक लेवल पे उसको पुश करेगा एंड इट विल बी मैनिपुलेटेड। जहां पे वो टॉवल प्लेस होगा दैट एरिया विल बी मैनिपुलेटेड। पिक्चर नंबर जो राइट साइड वाली है वो कपिंग थेरेपी से ली गई है। दोनों तरफ आप कप बनाते हो, स्पाइनल प्रोसेस के ऊपर नहीं, स्पाइनल प्रोसेस के पैरेलल दोनों आपने हैंड प्लेसमेंट करनी है। काउच को लो करना है, एल्बोज को एक्सटेंड करना है। फर्स्ट ब्रीदिंग जब आप करते हो पेशेंट को कहते हो तो आपने अपनी हैंड प्लेसमेंट बनाकर दोनों एल्बोज को एक्सटेंड करके पेशेंट के ऊपर आना है। सेकंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जैसे पेशेंट करता है, सेकंड ब्रीद आउट जैसे पेशेंट करेगा उसके बाद आपने अपना बॉडी का वेट पुट करना है एंड दैट एरिया जहां पे आपके हाथ कप शेप पड़े हुए हैं that area will be manipulated and that force would be kind of downward। और सेकंड पिक्चर की अगर मैं बात करूं, ये स्केपुलोथोरेसिक
जंक्शन रिलीज है, जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने हैंड प्लेसमेंट थम्स अप वाली पोजीशन बनाते हो, जो हमने सेगमेंटल थेरोसिक मैनिपुलेशन में अप्लाई किया हुआ था। फिर आप क्या करते हो, अपने नकल्स जो है, जो थम्स अप वाली पोजीशन है उसमें जो आपके नकल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड पुट किया हुआ है, तो लेफ्ट साइड वाला जो थम्स अप वाली पोजीशन में लेफ्ट के जो नकल्स हैं हाथ के, वो नकल स्केपुलोथोरैसिक जंक्शन में होंगे। सीनार और हाइपोसीनार मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला या स्केपुला पे होंगे एग्जैक्टली। और पेशेंट को जो राइट हैंड थेरेपिस्ट का है वो शोल्डर ज्वाइंट पे एंटीरियरली है, और जो फोर्स आएगा वो एंटीरियर ज्वाइंट से आएगा। जैसे आप फोर्स देते हो सुपाइन पोजीशन में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के बाद, तो आपका जो फोर्स है स्केपुला मजीद अंदर जाएगा, लेकिन जो नकल्स आपके पड़े हुए हैं वो स्केपुलोथोरैसिक जंक्शन में आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे मैनिपुलेशंस के साउंड आपको सुनाई भी दिए तो वो रिप्स का होगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर ट्रैक्शन से, अगर ट्रैक्शन ट्रीटमेंट से सिम्टम अगर बढ़ने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, याद रहे, अगर किसी भी मैनुअल थेरेपी टेक्निक में सिम्टम्स आपकी बढ़ने लगे तो फौरी तौर पे आपने या तो पोजीशन चेंज करनी है या ट्रीटमेंट छोड़ देना है। तो अगर ट्रैक्शन ट्रीटमेंट देने से पेशेंट की सिम्टम एग्जाजरेट कर जाए, बढ़ जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, आपने एडजस्ट करना है, ज्वाइंट की पोजिशनिंग की एडजस्टमेंट करनी होगी, एडजस्टमेंट स्पाइनल एडजस्टमेंट नहीं, पॉइंट पोजिशनिंग की एडजस्टमेंट करनी होगी, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा चेंजेस में कि यार कोई पोजीशन गलत तो नहीं बन पा रही, आपने अपनी हैंड प्लेसमेंट चेक करनी है। दिस इज हाउ यू कैन ओनली डील विद देम, ठीक है। फिर आप जो भी फॉल्ट होगा उसको करेक्ट करोगे, करेक्ट एंड अंडरलाइन पोजीशन फॉल्ट, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। गेट लाने ब्याह के कैसे मैं क्लास चल रही पिया लगना। ज्वाइंट कंप्रेशन यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। रीजन इज दैट जब हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर या तो कॉम्प्रोमाइज होती है या तो हाइपोमोबाइल होती है। वहां पे अगर कोई हाइपोमोबिलिटी है, ज्वाइंट स्पेस ऑलरेडी कम है, वहां पे मजीद ज्वाइंट कंप्रेशन देना दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस और रिस्की, इसीलिए ज्वाइंट कंप्रेशन को अवॉइड किया जाता है। तो आपने ज्वाइंट कंप्रेशन टेक्निक्स को अवॉइड करना है, दैट इज क्वाइट इजीली व्हाट कैन से कि टू अवॉइड द ज्वाइंट कंडीशन या इट कैन इंक्रीज द सिम्टम्स। टेक्निक दैट प्रोड्यूस द इनडायरेक्ट ज्वाइंट कंप्रेशन, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट ज्वाइंट कंप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, उनको भी आप यूजुअली अवॉइड ही करें। पर्टिकुलरली जब आपके जो ज्वाइंट कंप्रेशन टेस्ट आर सिम्टोमेटिक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां पे ज्वाइंट को कंप्रेस करने से सिम्टम ऑलरेडी बढ़ रही हैं, वहां पर आप कोई ज्वाइंट कंप्रेशन ना कराएं। मैं आपको इसके साथ रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं। जब हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेशेंट आता है तो ऑब्वियसली वहां पे ज्वाइंट कंप्रेशन अवॉइड करेंगे। रीजन इज दैट कि ऑलरेडी एक नर्व कंप्रोमाइज है स्पेस की कमी की वजह से। वहां पे जब आप ज्वाइंट कंप्रेशन दोगे तो स्पेस मजीद कम होगा, तो पेशेंट के सिम्टम बढ़ेंगे। लाइक स्पर्लिंग टेस्ट है, ये हम अवॉइड करेंगे व्हेन द पेशेंट हैविंग है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। हम वहां पे प्रेफर क्या करेंगे, ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन, इन ऑर्डर टू चेक कि वाकई नर्व की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ज्वाइंट कंप्रेशन के क्या हो सकते हैं, जो कि कम है लेकिन उसकी वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो सिम्टम को रिलीव करने के लिए यूज होती है, इतनी सारी हमने की है लेकिन थोड़ा बहुत हम और भी पढ़ लेते हैं। एक ऐसी ट्रीटमेंट जो हम सिम्टम को रिलीव कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, और उनको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले है इमोबिलाइजेशन। हम इमोबिलाइजेशन कैसे किसी की सिम्टम को रिलीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आपके पास हाइपर मोबिलिटी के साथ आता है, जॉइंट डिसलोकेशन या फ्रैक्चर के साथ आता है, तो यहाँ पर आप मोबिलाइजेशन और या मैनिपुलेशन तो नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेशेंट को इमोबिलाइजेशन प्रेफर करेंगे कि भाई आप इमोबाइल करें, इमोबिलाइज ना करें, ताकि आपके सिम्टम ना बढ़े। सो इमोबिलाइजेशन बेसिकली ऑर्थोपेडिक का काम है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में ब्रेसेस वगैरह क्या है, ये इमोबिलाइजेशन है। तो इमोबिलाइजेशन को भी एक प्रॉपर वे में यूज करना लाजम है। तो सेलेक्टिंग द करेक्ट जनरल और स्पेसिफिक इमोबिलाइजेशन मेथड इज वेरी नीडेड एज वेल एज टाइमिंग। हम नोटिस करते हैं कि लोग जो है लंबर बेल्ट दिन दिन पूरा पहनते हैं, 12-12 घंटे पहनते हैं, वो गलत है। एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना चाहिए। और कितनी, अब अगर शोल्डर डिसलोकेशन किसी का हुआ या फ्रैक्चर हुआ, उसको 2-2 माह 3-3 माह स्लिंग पहना दो, ब्रेस पहना दो, उसको बोलो कि आप कुछ भी इसको यूज ना करें, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा गलत है। इससे क्या होगा, इससे मजीद उसका नुकसान हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। तो एक्यूट, सीवियर, पेनफुल या इन्फ्लेमेटरी जो भी कंडीशंस हैं, वहां पर हम इमोबिलाइजेशन देते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर, टेम्पररी, और ये गाइड करना भी हमारा ही काम है। इमोबिलाइजेशन वर्ड का मकसद क्या है, इमोबाइल, आई वर्ड जिस वर्ड के पहले लगता है वो उस चीज की एब्सेंस को
गैर मौजूदगी को इंडिकेट करता है। इमोबिलाइजेशन, मोबिलिटी का ना होना, इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का ना होना इज इम्पॉसिबल। इसी तरह इमोबिलाइजेशन मतलब किसी मोबिलिटी का ना होना। सो द इमोबिलाइजेशन रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन और द लिमिटेशन ऑफ अ मूवमेंट। किसी जॉइंट में जब रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है किसी भी वजूहत से, लाइक आप जब ब्रेस पहनाते हो तो क्या होता है, वो जॉइंट की रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो आपने जानबूझ के मैनुअली उसको इमोबाइल किया। कहीं पे नीड भी होती है, कहीं पे नहीं भी नीड होती, तो कहीं पे हम एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक स्प्लिंट, ब्रेसेस एक्सेट्रा। कहीं पे इंटरनल प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपका कॉन्ट्रेक्चर स्पेस का कम हो जाना, बोन का दूसरी बोन से टकरा जाना, ओवर जॉइंट का कंप्रेस्ड हो जाना, फ्यूजन हो जाना, स्पाइनल फ्यूजन हो जाना, ये भी समटाइम इमोबिलाइजेशन करवाते हैं। तो कुछ इनवॉलंटरी है, कुछ वॉलंटरली है, ठीक है। और जो जॉइंट इमोबिलाइजेशन है, ये जो अप्रोच है, ये कॉमनली यूज होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। लाइक फ्रैक्चर में हम इमोबाइल करवाते हैं, फ्रैक्चर में तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में तो ऑर्थोपेडिक जानबूझकर इमोबाइल कराते हैं। कहीं पे जॉइंट इनस्टेबिलिटी है, रिकरेंट डिसलोकेशन हो रहे हैं, वहां पर भी हम इमोबाइल कराते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन लाइक नी हो गया, घुटने का रिप्लेसमेंट हो गया, हिप कूले का रिप्लेसमेंट हो गया, वहां पे तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, तो एक्सटर्नल जो ब्रेसेस हैं, डिवाइसेस हैं, वो पहना दी जाती हैं। या जो आपका जनरल बेड रेस्ट है, वो भी तो इमोबिलाइजेशन है, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रेशर सोर्स या एसेट्रा। अब इमोबिलाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन कौन सी हैं? एक हमारे पास स्प्लिंट है और एक हमारे पास ऑर्थोटिक डिवाइसेस है। स्प्लिंटेड जितने भी हैं, ये थोड़े से स्प्लिंट जो है सख्त होते हैं, सेमी रिजिड डिवाइसेस होते हैं, और जिसका मेन क्या काम होता है, जॉइंट को इमोबाइल करना, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो जोड़, ताकि वो लिम्ब, ताकि वो बाजू या पैर पूरा का पूरा हिस्सा मूव ना करे। अगर मूव करे तो एक लिमिटेड, लाइक रिस्ट के स्प्लिंट्स आते हैं, वो रिस्ट को एक पर्टिकुलर रेंज तक इमोबाइल करते हैं, उसके ज्यादा नहीं। पूरी इमोबिलिटी नहीं करानी, वरना तो प्रेशर सोर्स हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे। So they are also often used in the early stages of injury, ठीक है। ओवरऑल इमोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, जो मस्कुलोस्केलेटल जो इंजरीज है या कंडीशन उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है, जिसका प्राइमरीली काम क्या होगा, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, स्टेबिलिटी देना, एक हद तक मूवमेंट करना, एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करना, और जब भी कोई फोर्स एक्सटर्नल लगता है तो उसको अपने ऊपर एज एब्जॉर्ब करना, मतलब प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। कुछ पिक्चर्स आप लोगों के सामने हैं, लाइक ए है, इसमें स्प्लिंट भी है, ब्रेसेस भी हैं, समटाइम डिफरेंट डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और थेरेपी है, THE, द थेरेपी। द थेरेपी में T थर्मो है, H हाइड्रो है, E इलेक्ट्रोथेरेपी। और ये थेरेपी फॉर्चुनेटली हम अच्छे तरीके से यूज भी करते हैं, लेकिन इनके पहले कुछ बेसिक हम काम देख लेते हैं। जो जुडिशियस यूज है, वेरियस फॉर्म ऑफ द कोल्ड, हीट, वाटर हम यूज करते आते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन, टू एनहांस द रिलैक्सेशन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्वेलिंग। इनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि डिस्क बल्ज को कम करना या आपका मोबिलिटी को बढ़ाना, रेंजेस को बढ़ाना, नर्व इंटरप्ट को ओपन कर देना, मसल को स्ट्रेस दे देना, नहीं। द ओनली पर्पस इज टू रिड्यूस द पेन बाय रिलैक्सिंग। दो काम है, रिलैक्सेशन और पेन को कम करना, लेकिन जब आपका मसल रिलैक्स होगा तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओनली व्हाट ही डज बेसिकली, and just relaxes the muscle and ultimately your pain gets subsided, ठीक है, आपका पेन कम हो जाता है। Integrated with the manual therapy modalities, they are used in the preparation for the mobilization. Manual therapy की टेक्निक में इलेक्ट्रोथेरेपी और ड्रग थेरेपी यूज होती है मोबिलाइजेशन के लिए, या पेन को कम करना, या जो रेंजेस को लिमिटाइज कर देना। As the word THE therapy is basically combination of thermotherapy, hydrotherapy and electrotherapy. Different, अब हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। जो ओवरव्यू है द थेरेपी का, उनमें से पहला क्या है, दी थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी मतलब हीट देना, वी ऑल नो दैट, या हीट कम करना या हीट बढ़ाना। हीट कम करना मतलब कोल्ड थेरेपी, हीट बढ़ाना मतलब थर्मोथेरेपी। वी ऑल आर नोन विद दिस हैंड बिकॉज वी आर यूजिंग इट। इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां पे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ हीट दी जाती है या कोल्ड दी जाती है। और जो एप्लीकेशन ऑफ हीट है वो डिवाइडेड है कि सुपरफिशियल है, डीप है। आपका हीटिंग पैड, वैक्स, इंफ्रारेड, ये सारे के सारे सुपरफिशियल हीट देते हैं। आपका लेजर, शॉर्टवेव डायथर्मी, आपका अल्ट्रासाउंड, ये सारे के सारे डीप हीट देते हैं। तो हीट पे भी डिपेंड करता है कि सुपरफिशियल है या डीप है, लेकिन मकसद क्या होगा, लोकल हीट अप्लाई की जाती है किसी भी टेक्निक या डिवाइसेस के थ्रू,
और अल्टीमेटली पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाता है। पेन कम हो जाएगा तो पेशेंट की जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है फंक्शन की वो आ जाएगी। ठीक है, तो हीट थेरेपी सच एज हॉट पैक, कंप्रेशन, हीटिंग पैड दैट कैन इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल रिलैक्स होंगे, पेन कम होगा, अल्टीमेटली स्टिफनेस भी कम होगी। उसी की जगह पे जो कोल्ड थेरेपी है, आइस पैक्स है, उससे थोड़ा सा रिवर्स होता है। उससे ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की बजाय कम होगी, वहां पर थोड़ी बहुत डिसेंसिटिविटी हो जाएगी और अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे थे, इन्फ्लेमेशन और बढ़ रहे थे, वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा तो इन्फ्लेमेटरी जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ से आएंगे। क्लिनिकल एप्लीकेशन थर्मोथेरेपी की क्या है वो हम देख लेते हैं। मसल स्ट्रेन या स्ट्रेन में मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेन में टी आता है तो टी फॉर स्ट्रेन, टी फॉर टेंडन, मतलब जब भी कोई टेंडन, मसल का टेंडन खराब हो, रप्चर हो, टीयर हो, उस कंडीशन को हम स्ट्रेन कहेंगे। और इसके अलावा स्प्रेन जो है वो लिगामेंटस है। जब भी टीयर लिगामेंट का हो तो वो स्प्रेन है। आपका एंकल स्प्रेन होता है वो लिगामेंट का प्रॉब्लम है, मसल का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट स्टिफनेस और आर्थराइटिस को डील करना। फॉर एग्जांपल ज्वाइंट स्टिफनेस को मेडिकली एंकाइलोजिंग भी बोला जाता है। आपने वर्ड एंकाइलोजिंग, स्पॉन्डिलोसिस सुना होगा। एंकाइलोजिंग मतलब ज्वाइंट स्टिफनेस, स्पॉन्डिलोसिस मतलब वो स्पाइन लेवल पे हो रहा होता है। ठीक है, लो बैक पेन, नेक पेन में देते हैं, अगर वो प्रॉब्लम मस्कुलर है तो थर्मोथेरेपी वर्क करेगी। टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस में यूजुअली अगर टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस एक्यूट है तो हम प्रेफर करेंगे कोल्ड थेरेपी को रादर देन हीट। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम है तो हम हीट पैक दे सकते हैं वगैरह। कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन क्या है? जब भी हम थर्मोथेरेपी अप्लाई करते हैं तो जनरली सेफ और वेल टॉलरेटेड, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हम कहाँ पर उसको देख सकते हैं, कहाँ पर नहीं देंगे, या कहीं पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कहीं पे प्रिकॉशन है। एक्यूट इंजरी विद इन्फ्लेमेशन और सोइलिंग, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हो, सोइलिंग हुई हो, इंजरी हुई हो, वहां पर आप थर्मोथेरेपी नहीं कोल्ड पैक देंगे। तो ये भी आप चेक करोगे कि वहां पे कोई रेडिश नहीं है, ब्रूजेस नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन चीजों को देखना लाजिम है। ओपन वुंड और रिसेंट सर्जिकल इंसिशन, अगर किसी को ओपन वुंड है, खुला हुआ जख्म है, या सर्जिकल इंसिशन है, तो डायरेक्टली वहां पर आप डीप हीट नहीं दोगे, क्योंकि वहां पर क्वाइट पॉसिबल आपके जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, इंफ्रारेड वगैरह, वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन वुंड है, खुला हुआ है बेसिकली। इम्पेयर्ड सेंसेशन या सर्कुलेशन है, कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, इम्पेयर्ड है, वहां पर भी आप नहीं दोगे तो वो वहां पे बर्न करा सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम है। कोई स्किन की कंडीशन है, इन्फेक्शन है, सर्कुलेशन कम है, डीवीटी है, डीवीटी में भी ये हो सकता है कि जहाँ पे अगर आप डीप हीट, वैसे डीवीटी में तो एक्सरसाइजेस भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में एक्सरसाइजेस से पॉसिबल है कि उसका जो थ्रोम्बस है वो एम्बोलाई में कन्वर्ट हो जाए। प्रेगनेंसी में भी नहीं देंगे। ठीक है, वजूहत है कि उसके जो रेडिएशन है उसके बेबी में कोई म्यूटेशन वगैरह ना हो जाए जीन्स वगैरह में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग हम थर्मोथेरेपी की कुछ ऐसा करते हैं अप टू अ नीड, कि पेशेंट को सुपरफिशियल नीड है या डीप हीट नीड है। ठीक है, इन समरी अगर हम इसको समराइज करें, थर्मोथेरेपी इज अ वैल्यूएबल थेरेपेटिक मॉडलिटी जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज होता है, रिलैक्सेशन प्रमोट करने के लिए होता है, सपोर्ट करता है टिश्यू हीलिंग में इन ए मस्कुलोस्केलेटल इंजरी बस। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि वो आपकी मसल कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, आपका नर्व इंटरप्ट में यूज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेंस है हमारे पास, टाइप्स ऑफ टेंस है। पहले तो टेंस हम सबको पता है, टेंस बेसिकली टाइप ऑफ करंट तो नहीं कर सकते, टाइप ऑफ स्टिमुलेशन कह सकते हो। करंट की तो वो टाइप्स हैं गैल्वेनिक, फैराडिक, रशियन। अब टेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, और टेंस आपका पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, नॉन एविडेंस बेस है, सिर्फ पेन मैनेजमेंट में ऐसे यूज होता है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर के जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, तो आपका पेन वक्ती तौर पे बंद हो जाता है। इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइप्स ऑफ टेंस कौन से हैं? एक हमारे पास कन्वेंशनल टेंस है, एक हमारे पास एक्यूपंक्चर लो फ्रीक्वेंसी टेंस है। कन्वेंशनल जो है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर दूसरा दरमियान वाला है, और तीसरा जो है लो फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में मेन फर्क, एक तो फ्रीक्वेंसी का फर्क है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कन्वेंशनल है, फॉर एग्जांपल उसकी फ्रीक्वेंसी 50 से 100 हर्ट्ज के दरमियान होती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से 10 के दरमियान, और 10 से 50 के दरमियान जो होगा वो बस्ट मोड होगा, आपका दरमियान वाला मोड होगा। और हाई और लो हम यूज करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी जो एक्यूपंक्चर टाइप है, इट कैन बी यूज ऑल काइंड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन। और जो आपका कन्वेंशनल है या जो हाई फ्रीक्वेंसी टेंस है,
वो भी रैपिड पेन रिलीफ के लिए यूज होता है सिंपली, ठीक है। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। बस्ट मोड के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये बस्ट क्या करता है, डिलीवर करता है बस्ट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। ये वेरिएबल स्ट्रोक्स बेसिकली अप्लाई करता है क्योंकि ये हाई और लो के दरमियान में आता है, ठीक है। फिर ईएमएस है आपके टेंस में, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का भी ऑप्शन होता है, जो डायरेक्टली मसल को बेसिकली स्टिमुलेट करता है, मसल को स्ट्रिम करता है और इम्पल्सेस, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस देके मसल्स को मूव कराता है। इट मींस आपको ईएमएस और टेंस का बेसिक फर्क पता होना चाहिए कि ईएमएस हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे मसल वीकनेस हो, और टेंस हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे नर्व को स्टिमुलेट करना हो। अगर कोई डीनर्वेटेड मसल है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के पेशेंट्स में अगर मसल वीक हो जाते हैं, पेशेंट रिकवर कर जाता है, मसल की वीकनेस है, तो आप वहां पे ईएमएस दोगे। लेकिन जहां पे पेशेंट का मसल बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका है, उसमें नर्व की सेंसेशन भी नहीं है, तो आप वहां पे बाकी करंट यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आसान लफ्जों में ईएमएस मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए बना है और आपका जो टेंस है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बना है। वही बेसिक चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद रशियन करंट्स है। रशियन करंट डीप कॉन्ट्रेक्शन देने के लिए, जो आपके डीपर मसल्स होते हैं ना, उनकी उनको फ्रीक्वेंसी देने के लिए, और उनकी फ्रीक्वेंसी रशियन फ्रीक्वेंसी की जो रशियन करंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी 2500 से लेकर 10,000 के दरमियान है बेसिकली, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रेक्शन करवा सकती है डीप तक। अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट रशियन करंट की एक पिक्चर आपके सामने दी गई है। उसके बाद आइंटोफोरोसिस है। आइंटोफोरोसिस बहुत ही कम पाकिस्तान में यूज होता है। आइंटोफोरोसिस आसान लफ्जों में आइन वर्ड केमिकल सब्सटेंसेस से लिया गया है। आइंटोफोरोसिस एक प्रोसेस है, जिस वर्ड के लास्ट में सिस लगता है वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आइंस होते हैं, डिफरेंट आइंस केमिकल भी हो सकते हैं, उस केमिकल आइंस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय यूजिंग द करंट। जब भी हम किसी करंट को यूज करके, फॉर एग्जांपल आपका अल्ट्रासाउंड ही क्यों ना सही, अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासोनिक रेस निकलती हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आयंस लगाकर करंट के थ्रू उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसको हम आइंटोफोरेसिस कहते हैं। ये टेक्निक में लो लेवल की करंट यूज की जाती है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसडर्मल डिलीवरी होगी मेडिसिन की। और वो मेडिसिन कोई भी हो सकती है, आपका कोई ड्रग हो सकता है, जाइलोकेन हो सकता है, वोल्ट्रल जेल हो सकता है, पेन किलर हो सकता है, मसल रिलैक्सिंग हो सकता है, मूविक्स हो सकता है। तो मतलब जब भी आप कोई एक है डायरेक्ट आप क्रीम लगाते हो सुपरफिशियली स्केलेटल मसल्स में, किसी भी मसल्स में, ठीक है, क्रीम बॉडी के अंदर जाती है, उसके आयंस अंदर जाते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ द करंट। ये आइंटोफोरोसिस नहीं है। आइंटोफोरोसिस में करंट का यूज होना लाजम है, ठीक है। तो करंट यूज करके जब भी आप कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग, मसल रिलैक्सेंट ड्रग स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस जब कराओगे, उस प्रोसेस को हम आइंटोफोरोसिस कहेंगे। और ये मेडिकेशन आपकी एक फॉर्म ऑफ आयन सॉल्यूशंस होती हैं, जेल होती हैं, या आयंस के फॉर्म में होती हैं, जो स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं जहां पे हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर जाके उन्होंने अपना डिफरेंट काम। जिस तरह इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन में क्या होता है कि मेडिसिन आप इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो, इसी तरह उसी ड्रग को जब हम किसी करंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो आपका आइंटोफोरोसिस कहलाएगा। जस्ट इमेजिन कोई भी ड्रग है बॉडी की, वो जैसे अल्ट्रासाउंड है, अब अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक रेज है, तो बस इसको फिलहाल साइड पे हटाओ। जब भी कोई ट्यूब आप लगा के उसके ऊपर आप करंट के थ्रू जब भी बॉडी के अंदर उस ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो आइंटोफोरोसिस हो गया, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैनेज द लोकलाइज्ड पेन, इन्फ्लेमेशन, सोइलिंग एक्सेट्रा सच एज टेंडनाइटिस, बर्साइटिस। अब किसी को बर्साइटिस हो रहा है, आप चाहते हो कि इसमें पेन किलर मसल पेन किलर इंजेक्शन लगाने से बेहतर इसमें पेन किलर मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट या एनी करंट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर द साइट ऑफ द पेन, और पेशेंट का पेन सबसाइड भी हो जाता है। फिर हमारे पास हाई वोल्टेज पल्स करंट है, HVPC। हाई वोल्टेज पल्स करंट जो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि पाकिस्तान में ये करंट बहुत ही कम यूज होती है। हालांकि इलेक्ट्रोथेरेपी के असल जो हकदार है वो ये करंट है, टेंस और हीटिंग पेड्स तो बाद में आते हैं। तो HVPC जो हाई वोल्टेज आपका पल्स करंट है, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है शॉर्ट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट के जो बस्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं टारगेटेड टिश्यू में पेन को रिलीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक डीप मसल है जिसको आप मूव कराना चाहते हो, लेकिन वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा, करंट आपकी टेंस नहीं पहुंच पा रही, वहां पे अगर कोई ऐसी करंट आप यूज करते हो जो डायरेक्टली मसल को इंपल्सेस देके कॉन्ट्रेक्शन करवाती है, तो जो मसल इतने अरसे से शॉर्टन था, मूव नहीं कर रहा था, थोड़ी सी मोबिलिटी से शायद वो
पेन उसका कम हो जाए, उसको आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन HVPC से यूज करा सकते हो, ठीक है। और ये वुंड केयर में भी यूज होता है, फिजिकल थेरेपी में भी यूज होता है, टिश्यू रिपेयर के लिए भी यूज होता है, बोथ पर्पस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक दे आर द नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब इन्वेजिव जिसमें कट लगाया जाए, लाइक सर्जरी। ये सारे हम भी सारे नॉन इन्वेजिव मेथड्स के थ्रू पेन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगर एविडेंसेस देखना हो तो मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है, फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोथेरेपी मस्ट फॉलो क्लाइटन इलेक्ट्रोथेरेपी, ठीक है। दो ही इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक्स है, एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी मरूम डॉक्टर सलाबत खान ने लिखी थी, और दूसरा जो है वो आपका क्लाइटन इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि इंटरनेशनल बुक है। ये एक सैंपल है HVPC का। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करें, या इस पार्ट को हम यहाँ तक एंड करके कल तक ले जाएं, जैसे आप लोग गाइड करो, ठीक है। या इस पोर्शन को खत्म करें अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक, हम आगे प्रोसीड करें या इसको हम यहाँ तक वाइंड अप करें? वाइंड अप करें या इसको हम आगे प्रोसीड करें? इट्स ऑल अप टू यू। या मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगेन मैं बताता हुआ चलूं कि कराची वालों के लिए जो फिजिकल क्लासेस होंगी वो एंड ऑफ दिस वीक होंगी या वर्किंग डेज होंगी, क्योंकि अब मैं पूरा अगस्त जो है वो इधर हूँ, कराची में हूँ। और एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर फिर से डीजी खान वालों के लिए जो लास्ट 3 फिजिकल क्लासेस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चले हम कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोथेरेपी आसान लफ्जों में एक्वाटिक थेरेपी या वाटर थेरेपी, जिसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं फिजियोथेरेपी में, और पानी का भी उसमें हम बायोन्सी फोर्स जो है, अपवर्ड फोर्स जो है इसका आपका पानी का, वो हम यूज करते हैं। तो जिस तरह हम पानी में अगर कोई मूवमेंट करते हैं ना तो पानी आपको रेजिस्टेंस भी देता है, स्पेशली जो लास्ट स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस चेंजेस हैं। अगर आप वहाँ पे लो इंटेंसिटी के बजाय उसको एक्वाटिक थेरेपी रिकमेंड करें ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पानी जॉइंट्स को रिलैक्स भी करता है और हाई वेलोसिटी फोर्स भी नहीं देता, बहरहाल, ठीक है। बेयोंसी भी देता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी अप्लाई करता है। अब एक्वाटिक थेरेपी के बाद हमारे पास कंट्रास्ट बाथ है। कंट्रास्ट बाथ, कंट्रास्ट बोलते हैं कॉम्बिनेशन को। कंट्रास्ट मतलब दो चीजों का इकट्ठे यूज करना। फॉर एग्जांपल, एक हम हीट यूज कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, फौरी तौर पे आपने उसको कोल्ड दिया, फिर 10 मिनट के बाद हीट दिया, अब आप कंट्रास्ट थेरेपी दे रहे हो। और कंट्रास्ट थेरेपी हम वहां पे देते हैं जहां पे आपने सैनिटाइजेशन कह रहा हूँ, जहां पे आपने जो सेंसरी इनपुट है उसको बढ़ाना है। एक ऐसा पेशेंट या ज्वाइंट जहाँ पे जो सेंसरी इनपुट है, जो सेंसेशंस हैं, वो अप डाउन होती रहती हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना, मेरा ये हिस्सा मुझे लगता है कि फील नहीं हो रहा, सुन है। अलबत्ता कोई नर्व कंप्रेशन ना हो, लेकिन जिन पेशेंट में वक्ती या टेम्पररी कंप्रेशन वगैरह होती है, वहां पे जो कंट्रास्ट बात है वो बड़े यूज होते हैं, जिसमें हीट, हॉट एंड कोल्ड दोनों कंबाइंड, मतलब 5 मिनट के लिए वो दिया, फिर वो दिया, फिर वो दिया, इस तरह करके, मतलब 5 मिनट हीट दी, फिर 5 मिनट कोल्ड दी, फिर 5 मिनट हीट दिया। दिस इज कॉल्ड द कंट्रास्ट थेरेपी इन ऑर्डर टू क्रिएट द पंपिंग इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो वो अल्टीमेटली वेजोडायलेशन, अगर आप हीट दे रहे हो मुस्तकिल तौर पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक प्रोसेस होगा। अगर आप आइसिंग देते हो तो जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी। अगर आप कोल्ड देते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप दोनों देते हो तो वेजोडायलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन एक दूसरे के बाद होगी। सो दिस अल्टरनेटेड मेथड, द हॉट एंड कोल्ड, this causes the alternate vasoconstriction and vasodilation which can improve the circulation and ultimately reduce the swelling, ठीक है। while the hydrotherapy is quite different, कंट्रास्ट बात हम वहां पे भी दे सकते हैं जहां पे आपको पेशेंट का जो रीजन है, एरिया है, वहां पे आपको लगे कि इसमें कूलिंग ज्यादा हो गई है किसी भी चीज की। लेट सपोज ब्लड ऑक्यूमुलेट हो गया है, फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो गया, तो वहां पे आप मुस्तकिल तौर पे फ्लूइड इन्फ्लेमेशन है, वहां पे आप हीटिंग को प्रेफर नहीं करोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुस्तकिल तौर पे आप कोल्ड थेरेपी दोगे, वहां पे आप कंट्रास्ट थेरेपी यूज कर सकते हो। दूसरा, जहां पे सेंसरी इंपेयरमेंट हो, जहां पे सेंसेस कम आ रहे हो, तो सेंस का कम आना, जस्ट लाइक हम जब सर्दियों में हम हाथ ओपन करते हैं तो हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे सेंसरी जो इनपुट है वो कम हो जाता है। जब सेंसरी इनपुट कम हो जाता है पर हम हाथ को थोड़ा सा रबिंग करते हैं और फौरी तौर पे हम थोड़े बहुत हाथ लाल हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द कंट्रास्ट थेरेपी। अब ये हमारे पास टाइप है हीट एंड कोल्ड के, कंट्रास्ट बाथ के। अब आप देखेंगे राइट साइड वाला हॉट है, फिर कोल्ड है। अब पेशेंट किसी की एंकल में प्रॉब्लम है,
जहाँ पे सेंसरी थोड़ा बहुत इनपुट लॉस है लेकिन टेम्पररी है, उस पेशेंट को बोलोगे कि पहले आप कोल्ड में पुट करें, फिर 5 मिनट हॉट में करें। दिस इज हाउ यू कैल, हाथ की जगह हाथ भी पुट कर से जो प्रॉब्लम है वो एरिया पुट करवाओगे, ठीक है। ओके जी, पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से, जो अभी हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था। मसाज थेरेपी है जिसमें हम सॉफ्ट टिश्यू डीप फ्रिक्शन मसाज देते हैं, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज देते हैं, इस तरह करके ये सारे मसाज थेरेपी में आ जाते हैं, ठीक है। दैट इन्वॉल्व टू अप्लाई ओवर प्रेशर नीडिंग, बस मसाज में एमएफआर में, मसाज में, डीप फ्रिक्शन मसाज में ये ध्यान देना है आपने कि जो फाइबर की डायरेक्शन है उसमें जाना लाजम है। एक फाइबर ए से ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ जाना लाजम है, नंबर 1 थिंग। और दूसरा मेरा वाला फॉर्मूला वो क्या है कि जब भी आप एमएफआर करो जो आगे आएगा तो पहले अपने मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवा के फिर रिलीज करना, डायरेक्ट रिलीज को अवॉइड करें, ठीक है। मायोफेशियल रिलीज हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मायोफेशियल रिलीज में क्या होगा कि आप स्ट्रेचेस स्ट्रेंथनिंग के ऊपर या जो भी रिलीज के ऊपर कराते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि पहले आप मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवाओ फिर उसको रिलीज करो, लेकिन रिलीज इन द डायरेक्शन ऑफ द मसल फाइबर, एक मसल फाइबर के ओरिजिन से इंसर्शन की तरफ जाओ। अब आप लोगों को अंदाजा होगा कि ट्रेपेजियस मसल, गर्दन अगर पेशेंट को बिठाकर आप रिलीज करोगे तो ऊपर से नीचे आना इसीलिए लाजिम है क्योंकि सर्वाइकल के जो ट्रेपेजियस मसल्स है वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, उसके डायरेक्शन में जाना लाजिम है, सिंपल इज दैट। आईएसटीएम टूल के थ्रू हम देते हैं आईएसटीएम, वो भी एक एमएफआर ही है लेकिन हम फर्क सिर्फ उसमें इंस्ट्रूमेंटल टूल्स यूज करते हैं, सिंपल। जैसे जैसे कि आपके सामने है। अब आप राइट साइड वाली पिक्चर देखें तो ट्रेपेजियस मसल्स के लिए डायरेक्शन ऑफ रिलीज क्या है, ओरिजिन से इंसर्शन, इंसर्शन से ओरिजिन नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटर वाला देखें, फिर लेफ्ट साइड वाला देखें, वो भी ट्रेपेजियस का है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स क्या है, ऊपर से नीचे आना। दिस इज हाउ यू नीड टू रिलीज। मैनुअल स्ट्रेचिंग देते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, हम ट्रेडिशनल स्ट्रेचेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ आप लोग मैट अप्लाई करें। डायरेक्टली स्ट्रेच करने से 1000 गुना बेहतर है, पहले उसी मसल की 10 सेकंड कॉन्ट्रेक्शन करवाओ, मिसाल दे रहा हूँ, तो 10 सेकंड कॉन्ट्रेक्शन के बाद 5 सेकंड स्ट्रेच देना लाजिम है, तो इसे हम ट्रेडिशनल स्ट्रेच कह सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्ट्रेक्शन के बाद स्ट्रेच दोगे तो वो मैट कहलाएगा। अब पिक्चर नंबर पहली जो आपके पास है राइट साइड वाली, वो हैमस्ट्रिंग की है लेकिन एंकल को इंटरनली लेटरली रोटेट किया गया है, ठीक है। सेकंड वाली अगर हम देखेंगे तो वो डायरेक्ट ट्रेडिशनली स्ट्रेच एसएलआर के साथ नहीं, या बेंट लेग रेस के साथ है कि पहले टांग को बेंड किया गया और पेशेंट को कहा गया कि आप पहले पकड़ के रखें, फिर उसको कमांड किया गया कि पहले आप घुटना बंद करो फिर आप रिलीज कर दे। और दूसरी वाली भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। पेशेंट थेरेपिस्ट की मॉडिफिकेशन कम है, पेशेंट की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट जिसको हम मसल प्ले मूवमेंट का नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, एक्सेसरी मूवमेंट जो हम पेशेंट खुद से करता हो, हम नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल एक्सेसरी मूवमेंट्स होती हैं। और फिजियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट ये एक्टिवली भी हो सकती है, पैसिवली भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे सेल्फ मसल स्ट्रेचिंग या लेंथनिंग या मसल शॉर्टनिंग, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ये पेशेंट खुद भी कर सकता है और हम भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक्टिव रिलीज, एक्टिव फैसिलिटेटेड स्केपुलर मोबिलाइजेशन है जो कि हमने ये सीखी भी थी। इसमें हम पेशेंट की एनप्लेसमेंट क्या है, लाइक मेरा हाथ क्या है, पेशेंट ने सिंपली गर्दन के ऊपर हाथ रखा, लेकिन मेरी एनप्लेसमेंट क्या है, मेरा राइट हैंड स्केपुला के ऊपर है, फ्रॉम मीडियल टू लेटरली स्केपुला को बाहर लाना है, और दूसरा जो लेफ्ट हैंड है वो सिंपली सुपीरियर टू स्केपुला पड़ा हुआ है। पेशेंट क्या करेगा कि पेशेंट अगर एक्टिवली मुझे पुश करेगा, एडक्ट करेगा, मैं उसको रेजिस्ट करके जैसे पेशेंट रिलैक्स करेगा मैं उसके स्केपुला को बाहर लेके आऊंगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केपुलर फैसिलिटेटरी टेक्निक। वही बात है असिस्टेड स्ट्रेचिंग, जब आप किसी मसल को, पेशेंट को असिस्ट करते हो स्ट्रेचिंग में, और एक्टिव रिलीज टेक्निक जिसमें मसल को एक्टिवली रिलीज कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप लोगों को याद होगा रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, पहले मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर उसके बाद आप उसको रिलीज करोगे। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप स्ट्रेच करते हो तो मैट है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलीज करते हो तो एमएफआर है, और ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, और आगे भी मेरे ख्याल से एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, लेकिन खैर पेज नंबर 117 तक हम इसको रखते हैं, और इंशाल्लाह कल की क्लास वो भी हम इवनिंग में ही कंडक्ट करेंगे या इसी टाइम कंडक्ट करेंगे। तो रिकॉर्डिंग सारी मैंने आप लोगों को बाकी प्रोवाइड कर दी है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज या कल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम फिर से मीटिंग में ऑन होंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है
तो मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो इंशाल्लाह अगर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।